नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। मैं आपके कमेंट देख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। बहुत अच्छे कमेंट कर रहे थे आप। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले तो हम जो गृह कार्य था उस पर बात करते हैं। ध्यान से समझे। जैसे हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उत्क्षिप्त वर्णों को समझाएं। उत्क्षिप्त वर्ण क्या होते हैं, किसे कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण? बहुत ध्यान से समझना। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही हो, इसलिए इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। और उत्क्षिप्त वर्ण होते कौन कौन से हैं? अड और अढ, ये क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनका अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ होता है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कुलदीप जयलाल जी, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कैसे होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई या तो वर्ण होगी या ध्वनि होगी। वर्ण दे रखा है, ध्वनि दे रखा है तो वर्ण है, वर्ण नहीं है तो ध्वनि मानी जाएगी, तो शब्द नहीं होता है। ध्यान से समझना। तो उत्क्षिप्त वर्णों में अड और अड आते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही हो, इसलिए इनको उत्क्षिप्त कहते हैं। इन्हीं को ताड़न जात कहा जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे जीवा इन्हें अपनी जाति से बाहर निकाल रही हो, इसलिए इनको ताड़न जात कहते हैं। इन्हीं को द्विगुण भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है डेढ़ की अपेक्षा, इसलिए इनको द्विगुण भी कहते हैं। विशेष ध्यान रखना। और इनको द्विपृष्ठ भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा ऐसे मुड़ जाते हैं और इसके कितने पृष्ठ हो जाते हैं? द्विपृष्ठ हो जाते हैं। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनको उत्क्षिप्त, ताड़नजात, द्विगुण और द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। उत्क्षिप्त वर्णों के अन्य नाम बताएं, तो मैंने आपको अभी बताया था, इनको ताड़नजात कहते हैं, इन्हें द्विगुण वर्ण भी कहते हैं, इनको द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? द्विपृष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। र के कुल कितने रूप होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। र के कुल रूप पूछे तो र के कुल कितने रूप होंगे? 4। एक तो ये र होता है, एक ये अधूरा र होता है, एक कौन सा र होता है? ये, और एक कौन सा र होता है? ये र होता है। इस प्रकार से इसके कुल 4 रूप होते हैं। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे देखो, र और री के अंतर को स्पष्ट करें। रा और री के जो अंतर होता है इसमें ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां पर लिखा गिरह, तो ये तो क्या है? र है, और मैंने लिख दिया गिरह, ये क्या होगी? री होगी। तो री का जो चिन्ह है वो कैसे होता है? ऐसे, और ये र लगता है ऐसे। तो ये ग्रह क्या है? ग्रह और गिरह। ग्रह घर को कहते हैं, ग्रह में री आती है, यहाँ र आता है, इसका आपको ध्यान रखना है। स्वर रहित र का प्रयोग स्पष्ट करें। स्वर रहित जो र होता है वो कहाँ आता है? ऊपर आता है। स्वर रहित र कहाँ लगा जाता है? ऊपर लगा रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कर्म है, धर्म है, चर्म है, मर्म है, तो इसमें र कौन सा आ रहा है? अधूरा र आ रहा है, तो इसलिए इसको स्वर रहित र कहेंगे। और स्वर रहित र होता है वो कहाँ आता है? ऊपर आता है। स्वरूप सिंह सोडा जी, एक ही कमेंट को 6 बार भेजने की आवश्यकता नहीं। अभिधा अभिधान मैंने समझ लिया, पहले इसको समझो ध्यान से, फिर उस पर बात करना, ठीक है। पहले ध्यान दो, एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट करते रहते, ज्यादा करोगे तो ब्लॉक कर देंगे आपको, फिर समस्या हो जाती है। इसलिए एक कमेंट 2 बार 3 बार भेज दो, ज्यादा जो नहीं दिखे तो दिख जाता है तो मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। तो बार बार भेजने की आवश्यकता नहीं है, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है ना। बिल्कुल, आगे समझिए। आगे है इसमें स्वर रहित र का प्रयोग, तो समझ में आ गया। र वर्ण ऊपर आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? स्वर रहित है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक बार बार कमेंट आ रहा है, अभिधा अभिधान, बार बार कमेंट दमादम करे जा रहा है। अभिधा अभिधान क्या होता है? अभिधा शब्द शक्ति होती है, जैसा कहा वैसा ग्रहण कर लिया। सीधे रूप में कोई बात कही गई, जैसी बात कही सीधे रूप में उसे ग्रहण कर लिया, बिना किसी लाप लपेटे के सीधी सीधी बात कही, वो क्या हो जाती है? ध्यान से समझना, वो अभिधा। और अभिधान, एक तो होता है अविधान और एक होता है अभिधान। कहते हैं इसमें अभिधान डाल दिया, रुकावट डाल दी, तो सीधा है तो वो क्या है? अभिधा है।
रुकावट के साथ है तो उसमें क्या पड़ गया, अवधान। तो अवधान होता है, एक व्यवधान होता है, ठीक है ना। तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब समझो यहां पर, तो ये तो समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हमारे टॉपिक की, और टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि वर्ण विचार हम पूरा कर चुके थे। आज से शुरुआत करेंगे संधि की। तो संधि में आपको बहुत सारी बातें समझनी है। क्या होती है संधि, किसे कहते हैं संधि, क्या अर्थ होता है संधि का, तो ध्यान से समझना। देखो संधि में सबसे पहले तो ये देखो संधि कौन सी होती है। तो संधि में संधि होती है व्यंजन संधि, सम धन धी। सम्मान होता है, समान धी का मतलब होता है धारण करने वाला। तो देखो ऐसे जो संधि का शाब्दिक अर्थ की बात करें, अगर संधि का शाब्दिक अर्थ निकालें तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। सम्मान होता है, समान धी का मतलब होता है धारण करने वाला, और समान धारण करने वाला इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है, कहते हैं हम दो राजाओं के बीच संधि हो गई, संधि हो गई इसका मतलब उनमें क्या हो गया, मेल हो गया, और उनमें लड़ाई हो गई तो उनमें विच्छेद हो गया। तो संधि का विलोम क्या हो जाता है, विच्छेद हो जाता है, विग्रह भी कह देते हैं इसको। तो संधि का विच्छेद हो जाता है, इसका मतलब विलोम हो गया, विपरीत हो गया। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखने हैं, ये भी आपको अच्छे से समझना। बिल्कुल जीतू मीना जी, बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा बाकी और है, समय मिल रहा है जैसे जैसे मैं उनको रिकॉर्ड करा रहा हूँ, और बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब समझो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उन्नायक का संधि विच्छेद। सर लक्ष्मीकांत जी, उन्नायक का उत प्लस नायक होता है। कै चट्टे तैपे के बाद में पंचवर्ण आ जाए तो कै चट्टे तैपे का भी पांचवा हो जाता है। तो एक बार इसको ध्यान से लो और समझो इसको। तो शाब्दिक अर्थ तो इसका हो गया मेल। तो दो वर्णों का, अब इसमें अगर परिभाषा की बात करें, अगर यहां पर किसकी बात करें, परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ये भी ध्यान से समझना। अगर हम बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा क्या होगी, दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है, दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाती है। और यही मैं लिख देता दो शब्दों का परस्पर मेल, तो समास हो जाता दो शब्दों का। तो दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाती है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाती है। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन करते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, लक्ष्मीकांत जी, उल्लंघन और ये सब आगे आएंगे। आप इतने आगे क्यों जा रहे हो, अभी व्यंजन संधि, हमने संधि अभी शुरुआत करी और आप व्यंजन संधि में पहुंच गए। उल्लंघन का उत प्लस लंघन होता है, तय के बाद लय आ रहा है तो जाहिर सी बात है तय का भी लय होगा। तो इतना आगे मत जाओ, संयोग की बात भी करेंगे चुन्नीलाल जी, संयोग क्या होता है वो भी हम चर्चा करेंगे, पहले एक बार इसको समझो। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण में भी परिवर्तन कर दे,
लेखन में भी परिवर्तन कर दें, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि का अर्थ क्या होता है? विशेष ध्यान से समझना, संधि का अर्थ मेल होता है। खड़ी पाई वाले वर्ण वे होते हैं जिनमें पाई खड़ी रहती है, जैसे ट वर्ग खड़ी पाई में नहीं आता, ट वर्ग नहीं आता क्योंकि वो गोल पैदा होता है उसका, तो ध्यान रखना इसका भी, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ये परिभाषा तो हमने लिख ली, लेकिन इस परिभाषा के लिए कुछ उदाहरण समझेंगे हम। जैसे मैंने यहां लिख दिया, जैसे यहां लिखा दीप धन उत्सव। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? ए आ रहा है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? ए। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? उ। ए और उ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना सक्षम जी, थोड़ा सा धैर्य रखो, एक बार मैं इसको समझा दूं। दीप धन उत्सव मिला के लिखा तो क्या हो गया? दीपोत्सव। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? के डवाल जी आपकी अच्छे से सुन रहा हूं, अभी मैंने आपको बताया था, आपने पूछा था ना खड़ी पाई वाला, तो अभी बताया था, ध्यान दो। दीप धन उत्सव, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? उ। ए और उ मिलके क्या बना? ओ। मिला के लिखा तो क्या बना? दीपोत्सव। अब इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये समझना, हालांकि हम कह तो देते हैं कि दो वर्णों का परस्पर मेल संधि है, लेकिन इतना कहने से ही संधि नहीं हो जाती है। संधि में आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि दोनों शब्द मिलकर वही अर्थ का बोध कराएं, दोनों शब्द मिलकर वही अर्थ का बोध कराएं जो मूल शब्द का अर्थ है। दीपोत्सव का मतलब क्या होता है? दीपकों का उत्सव, त्योहार। दीपोत्सव मतलब दीपकों का उत्सव या त्योहार, और दीप माने होता है दीपक, उत्सव माने त्योहार। तो दीप और उत्सव का अर्थ वही नहीं निकल रहा क्या जो मूल शब्द का अर्थ है? तो दोनों शब्द मिलकर वही अर्थ बोध कराने चाहिए जो मूल शब्द का अर्थ है। संधि का मतलब ऐसे नहीं कि आप कैसे भी कर दो, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब और भी उदाहरण समझिए ध्यान से। कुछ पूछ रहे थे कि सर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो बेझिझक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। बेकार में बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना, बस स्क्रीनशॉट लो और समझते चलो। अब आगे बात करेंगे इसके, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ध्यान से समझना। अब आगे समझिए, देखो आगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा अभय धन अरण्य। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? अ। अ और आ मिला तो क्या हुआ? दीर्घ। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? अभयारण्य। अब अभयारण्य का अर्थ क्या है? ऐसा जंगल जो किससे रहित हो? भय से रहित हो। बहुत अच्छे से समझना। देखिए यहां पर ऐसे लिख देते हैं हम अभयारण्य, ये गलत होता है। अभयारण्य ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। शुद्ध क्या होता है? अभय धन अरण्य। अभय माने होता है भय से रहित, अरण्य माने जंगल। तो वह जंगल जो किससे रहित हो? भय से रहित हो, उसे क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण में भी परिवर्तन कर रहे, लेखन में भी परिवर्तन कर रहे, इसको क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो विषय ध्यान रखो, आगे समझो। अभय धन अरण्य। देखो ऐसा कोई भी कमेंट हुआ करे ना, सर अयोगवाह शब्द कहां से बोले जाते हैं? देखो अयोगवाह और जो विसर्ग होता है, इन्हें इसको तो बोलते हैं अयोगवाह, पंचम वर्ण का बनता है, इसलिए इसको कहां से बोले जाते हैं? एक ही वर्ण का कई उच्चारण स्थान होता है। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, तो ये तो कंठ से बोला जाता है विसर्ग, और अनुस्वार बोला जाता है नासिका से, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान नासिका होती है, पंचम वर्ण का बनता है इसलिए, ठीक है ना। अब यहां पर समझ लिए, देखो तो अभय धन अरण्य, अभयारण्य भय से रहित है जो जंगल, तो अभय माने भय से रहित, अरण्य माने जंगल, तो दोनों शब्द मिलके वही अर्थ का बोध करा रहे नहीं करा रहे जो मूल शब्द का अर्थ है। तब इसी प्रकार और समझो, मैंने यहां पर लिख दिया रमा धन ईश, रमा धन ईश। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। आ और ई मिले तो क्या बना? ए। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? रमेश बना। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का
प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण में भी परिवर्तन कर दे, लेखन में भी परिवर्तन कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना। और भी समझो इसमें, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया जगत धन ईश, जगत धन ईश। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? तय। बाद में क्या आ रहा है? घोष वर्ण। तो तय का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बना? जगदीश बना। जगत धन ईश को मिला के लिखा तो क्या बना? जगदीश बना। इसी प्रकार जैसे मैंने इसमें लिखा तप है धन वन, इसी प्रकार मैंने यहां लिखा तप है धन वन। जब इसको मिला के लिखा तो विसर्ग का क्या हो गया? ओ। विसर्ग से पहले आ हो, बाद में घोष वर्ण हो, तो विसर्ग का हो जाता है ओ। मिला के लिखा तो क्या बना? तपोवन। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण में भी और लेखन में भी परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना। ये क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी, क्योंकि संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। अब आगे बात करेंगे संयोग की। इसके आगे हम किसकी बात करेंगे? संयोग की। अब संयोग क्या होता है और संधि संयोग में अंतर क्या है, यह भी चर्चा करेंगे। पहले संयोग समझो, ये संयोग क्या होता है, किसे कहते हैं संयोग? तो देखो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में, मिलकर उच्चारण और लेखन में, उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए, कोई परिवर्तन नहीं कर पाए, तो उसे संयोग कहते हैं, तो उसे संयोग कहते हैं। उसे संयोग कहते हैं। जैसे एक उदाहरण समझना, जैसे युग धन बोध, युग धन बोध, जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? युग बोध बना। अब देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन, उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, इसलिए इसको क्या कहेंगे? युग बोध कहेंगे। क्या कहलाएगा? युग बोध कहलाएगा। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना। प्रकाश बाड़ में बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। तो दो वर्ण मिलकर उच्चारण लेखन में परिवर्तन करें तब तो संधि है, और नहीं कर पाए तो वो संयोग होता है। तो संधि में तो नियम लगता है, संयोग में नहीं लगता। बिल्कुल किशोर तेतरवाल जी, आपकी वजह से ही तो हम केक खा रहे थे कल। ये आप लोगों का प्यार और सहयोगी तो है जिसकी वजह से आज उत्कर्ष परिवार 50 लाख का हुआ है। तो ये आपकी वजह से हम केक खा रहे थे, और निर्मल सर ने आप सभी को भी तो खिलाया था। केक जरूरी थोड़ी है कि खाओ, केक खाने के लिए महसूस कर लो, वो ही बहुत होता है। तो आपने महसूस कर लिया, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखो यहाँ, तो यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण लेखन में परिवर्तन करे तो संधि है, नहीं हो तो संयोग है। अब संधि में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं, संधि में आपको किस किस का ध्यान रखना होता है, यह ध्यान से समझना। देखो यहां पर अब बात करें संधि में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण होती है, तो देखो ध्यान से समझना। संधि में
संधि जो होती है वो इन 4 आधारों पर की जाती है। संधि के लिए जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, इसका ध्यान रखना। संधि में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो क्या हैं? देखो, संधि में या तो नियम किसका लगता है? आदेश का। या फिर संधि में नियम किसका लगता है? आगम का। या फिर संधि में नियम किसका लगता है? लोप का। या फिर संधि में नियम किसका लगता है? प्रकृति भाव का। अब ये सारी बातें बहुत ध्यान से समझनी है आपको, क्योंकि संधि शुरू कर रहे हैं तो पहले हमें संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अच्छे से पता होना जरूरी है। तो ध्यान देना और ध्यान से समझना। देखिए, आदेश, आदेश क्या है? आदेश क्या है? अगर किसी वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ जाए, पहले के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। आदेश कैसे होता है? जैसे मैंने यहां पर लिखा नर दन ईस। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। आ और ई मिलके क्या हो गए? इसको क्या कहेंगे? ए कहेंगे। नर धनीस मिला के लिखा तो क्या बना? नरेश बना। तो अगर किसी वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने यहां पर नर प्लस इच लिखा, वैसे ही व्यंजन में हम लिख सकते हैं। व्यंजन में मैंने यहां पर लिख दिया वाक धन दान। वाक धन दान। अब कै के बाद में क्या आ रहा है? घोष वर्ण आ रहा है, तो कै का अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। मिला के लिखा तो क्या हुआ? वागदान। तो जब किसी वर्ण के स्थान पर, संस्कृत में त्रिशा भारती जी 13 स्वर होते हैं, एक दीर्घ री और लिरी बढ़ जाती है। ये री है और इसमें एक गुंडी और बढ़ा दी दीर्घ री, और एक लिरी और बढ़ के इनकी संख्या 13 हो जाती है। हिंदी में 11, संस्कृत में 13 होते। तो यहां पर समझना, वाक धन दान वागदान। यदि किसी वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। बात करी जाए आगम की, तो आगम क्या होता है इसको ध्यान से समझो। वागदान कहते हैं सगाई को। वाक माने वाणी का, दान मतलब दान, वागदान मतलब सगाई होती है। अब यहां से समझो, आगम क्या है? आगम होता है ना तो पहले वर्ण में कोई परिवर्तन हो, ना दूसरे में हो, बल्कि किसी तीसरे वर्ण का क्या हो जाए? आगम हो जाए। कैसे होता है आगम? जैसे मैंने यहां पर लिखा वि धन छेद। अब ना तो पहले में कोई परिवर्तन हो रहा, ना दूसरे में हो रहा, बल्कि किसी तीसरे वर्ण का क्या हो गया? आगम हो गया। तो यहां किसका आगम हो रहा है? चय का आगम हो रहा है। मैंने यहां पर लिखा जैसे मातृ धन छाया, यहां पर क्या लिख दिया? मातृ धन छाया। अब रे के बाद री क्या आ रही है? यहां पर स्वर है। री क्या है? स्वर है। बाद में क्या आ रहा है? छह वर्ण। तो स्वर और छह के बीच में किसका आगम हो जाएगा? चय का। यहां भी किसका आगम हुआ है? चय का। तो मातृ धन छाया मिला के लिखा तो क्या बना? मातृ छाया बना। तो स्वर और छह के बीच में किसका आगम हो रहा है? चय का आगम हो रहा है। तो या फिर क्या होता है? आगम होता है। या तो आदेश होगा संधि में, या फिर क्या होगा? आगम होगा, फिर या फिर क्या होगा? लोप। अब लोप कैसे होता है? जैसे मैंने यहां पर लिखा यौवन धन राज, मिला के लिखा तो क्या बना? युवराज बना। तो यहां पर किसका लोप हो रहा है? न का लोप हुआ? नहीं हुआ। इसी प्रकार मैंने लिखा पितृन धन हंता, जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? पितृहंता। अब इसमें किसका लोप हो रहा है? न का लोप हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा नियम लगा? लोप वाला। ध्यान से समझना। अब या फिर क्या होगा? प्रकृति भाव। अब प्रकृति में क्या अंतर है? ध्यान से समझना। प्रकृति भाव क्या है? जैसा हमने लिखा वैसा ही प्रयोग कर दिया, लेकिन होना नियम से चाहिए। कैसे? जैसे मैंने यहां पर लिखा यश है धन कामना। अब इसको जब मिला के लिखा तो क्या बना? यश कामना बना। यश है धन कामना
जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, यसे कामना। अब यहां पर कोई बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ, लेकिन आप इसको संयोग कह सकते हो क्या, बिल्कुल, अतएव भी आ सकता है। अब आप इसको, अब यहां पर देखो यसे धन कामना, यसे कामना, बहुत अच्छे से समझना, यसे कामना, यसे कामना। अब उच्चारण में और लेखन में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन इसको संयोग नहीं कह सकते क्या, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते संयोग, क्योंकि ये नियम से हो रहा है, और नियम क्या है, विसर्ग से पहले ए या आ हो, बाद में कै या पै वर्ण आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आपने संयोग में लिखा था युग बोध, तो ऐसा कोई नियम है क्या कि गै के बाद में बै आ जाए तो गै में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं है, इसलिए ये संयोग में था। अब ये संयोग में क्यों नहीं है, क्योंकि ये नियम के अनुसार है, जैसा नियम ने कहा है वैसा ही है। नियम में विसर्ग से पहले ए बाद में कै या पै वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसी से मिलता है एक उदाहरण मैं और लिख रहा हूं, मैंने लिखा अंत धन पुर, मिला के लिखा तो क्या होगा, अंतपुर। अंत धनपुर मिला के लिखा तो क्या हुआ, अंतपुर। अंतपुर होता है भीतर की ओर स्थित रनवास, जिसे हम क्या कह देते हैं, रनवास, रानियों का वास, जहां रानियां रहती हैं। बिल्कुल प्रकाश जी, जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगा और आपसे जरूर मिलूंगा, ठीक है ना। ध्यान दो एक बार अभी यहां पर, अब समझो यहां प्रकृति भाव में क्या होगा, जैसा प्रकृति ने दिया वैसा ही प्रयोग। एक होती है प्रकृति, एक होती है कृति। प्रकृति है जैसा प्रकृति ने दिया वैसा ही प्रयोग कर दिया, उसको प्राकृतिक रूप, कृत्रिम कहते हैं, उसमें रूप बदल के प्रयोग कर दिया, फिर वो क्या हो जाता है, कृत्रिम हो जाता है। तो ये नियम से हो रहा है, इसलिए इसको हम संयोग में नहीं रखेंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। समझ में आ गया, इसका भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो नियम है इनका विशेष ध्यान रखना, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान देना इसको। तो ये क्या है, संधि जो होती है इन चार आधारों पर होती है। अब सबसे पहले बात करेंगे संधि के भेद की। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद होते हैं, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। संधि के भेद कितने भेद हैं, तीन भेद। तीन भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो होती है स्वर संधि, एक तो कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। दूसरी कौन सी होती है, व्यंजन संधि। और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तीसरी कौन सी होती है, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि समझो इसको, विसर्ग संधि क्या। अब देखो इसमें, इसको हमने तीन भेद क्यों किए संधि के, कारण क्या है कि हमने संधि के तीन ही भेद किए, तो इसको आप आराम से और ध्यान से समझना बहुत महत्व है, ठीक है ना। कैसे, स्वर संधि में क्या होता है, यदि किसी स्वर के बाद क्या आ जाए, स्वर ही आ जाए, या फिर क्या होगा, यदि किसी स्वर के बाद में क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, या फिर व्यंजन के बाद में क्या आ जाए, स्वर आ जाए, अथवा व्यंजन के बाद में क्या आ जाए, व्यंजन ही आ जाए। अच्छे से समझना, इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझना। देखिए, यदि किसी स्वर के बाद क्या आ जाए, व्यंजन, या फिर व्यंजन के बाद क्या आ जाए, स्वर, अथवा व्यंजन के बाद क्या आ जाए, व्यंजन। और विसर्ग संधि में क्या होता है, यदि किसी विसर्ग के बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए, अथवा विसर्ग के बाद क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, यहां पर स्वर स्वर है, तो यहां कॉमन क्या है, स्वर कॉमन है। यहां पर देखो, यहां भी व्यंजन, यहां भी व्यंजन, यहां भी व्यंजन, तो इन सब में कॉमन क्या है, व्यंजन कॉमन है। और यहां कॉमन क्या है, विसर्ग कॉमन है। तो जहां पर जो कॉमन होता है उसके आधार पर उस संधि को नाम दे दिया जाता है। जिसमें बदलाव होता है, परिवर्तन जिसमें होता है, उसके आधार पर संधि का नाम दे दिया जाता है। तो ध्यान से समझो, यहां किस में हो रहा है परिवर्तन, स्वर में,
इसलिए इसको क्या नाम दिया, स्वर संधि। यहाँ किस में होता है परिवर्तन, व्यंजन में, इसलिए इसको क्या नाम दिया, व्यंजन संधि। और यहाँ किस में परिवर्तन होता है, विसर्ग में, इसलिए इसको क्या नाम दिया, विसर्ग संधि। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हमने संधि के भेद 3 ही किए, क्यों किए, क्योंकि इनमें ये सब कॉमन था, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। सत्येंद्र कुमार प्रजापति जी करेंगे, सर जी प्लीज सत्येंद्र का अर्थ बता दीजिए। अब सत्येंद्र जी इतने प्यार से आप पूछोगे तो जरूर बताना पड़ेगा मुझे आपके सत्येंद्र का अर्थ। सत्येंद्र का मतलब होता है सत्य का राजा है जो। किसका राजा है, सत्य का स्वामी है जो, सत्य का राजा है जो। सत्य धन इंद्र, सत्येंद्र हो जाएगा। सत्य का स्वामी, इंद्र माने होता है राजा या स्वामी, सत्य का स्वामी जो सत्य पर रहता है, जो अपने सत्य पर डिगा रहता है, जो सत्य पर ही स्थिर रहता है, डिगा नहीं स्थिर रहता है, उसे, जो अपने सत्य से डिगे नहीं, सत्य पर स्थिर रहे, उसे सत्येंद्र कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल एक टेस्ट ले लेंगे आप, जब इतना कह रहे हो तो अलग से एक बिल्कुल टॉपिक के हिसाब से टेस्ट ले लेंगे। आप जैसा कहोगे बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल मस्ती से पढ़ना है, लोड नहीं लेना आपको, ठीक है ना स्वरूप जी। अब ध्यान दीजिए, बिल्कुल सुन लिया मैंने। डॉक्टर किरण चौधरी जी कह रही थी कि सर आपने लुक बदल दिया। एक किरण जी तो है जयपुर में संस्कृत पढ़ाती हैं, शायद आप वही हो क्या। अब यहाँ पर ध्यान देना, संधि के भेद 3 हैं, तीनों भेदों के बारे में मैं यहाँ पर विश्लेषण कर चुका हूँ। अब सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि की। अब स्वर संधि के बारे में अच्छे से समझना, स्वर संधि क्या है, किसे कहते हैं स्वर संधि, क्या अर्थ होता है स्वर संधि का, ध्यान से समझो इसको। हाँ बिल्कुल, अब सब पूछेंगे कि सर अमन का मतलब भी बताओ, जिसका कोई मन ही नहीं हो, ठीक है ना, जिसको मन का पता ही नहीं हो उसी को कहते हैं अमन। अब सब पूछ रहे हैं कि मोनिका जी कह रहे हैं सर मोनिका का भी अर्थ बताओ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ध्यान दो पहले आप, ठीक है ना। गर्मा जी कह रहे हैं सर गर्मा का भी अर्थ बताओ। देखो स्वर संधि क्या है, देखो किसे कहते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर के बाद में क्या आ जाए, स्वर ही आ जाए, स्वर के बाद में क्या आ जाए, स्वर ही आ जाए। तो स्वर के उच्चारण में और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। सब पूछने लग गए कि सर मेरा भी बताओ, कोई बात नहीं, सबका बताएंगे, धीरे धीरे सबको संधि में ले आएंगे। जिसका भी नाम है उन सब का नाम संधि में ला के संधि विच्छेद करते करते ही समझा देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखो, ठीक है, ध्यान देखो इसमें, ध्यान से दीजिए। स्वर, तो स्वर संधि में क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूं, यदि किसी स्वर के बाद, यदि किसी स्वर के बाद क्या आ जाए, स्वर ही आ जाए, यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो, यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में, स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है, स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। अब ध्यान देना कैसे, जैसे 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 मैंने यहां पर कहा, बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे भय, धन, आतुर। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। ए के बाद में जब आ आया तो मिलके क्या हो गया,
दीर्घा हो गया। तो भय धन आतुर क्या हो जाएगा, भय आतुर हो जाएगा। मिला के लिखा तो क्या हो गया, भय आतुर हो गया। तो ए के बाद में जब आ आया तो मिलकर क्या हुआ, बहुत अच्छे से समझना। भय धन आतुर, भय आतुर, भय से युक्त, भय से आतुर मतलब युक्त होता है। ध्यान दो, कोई बात नहीं, इसमें समझना। तो यहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ। ए और आ जब मिला तो क्या हो गया, दीर्घा। तो भय धन आतुर, भय आतुर हो गया। भय आतुर मतलब भय से युक्त होता है। अब इसी प्रकार और समझिए, जैसे मरण धन आसन, मरण धन आसन। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ। अ और आ मिलके क्या बना, दीर्घा बना। मिला के लिखा तो क्या बन गया, मरणासन। क्या बन गया, मरणासन बन गया। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए आगे, अब आगे समझो। ए के अलावा और भी खूब सारे उदाहरण लिख सकते हैं हम। जैसे मैंने यहां पर लिखा नारी धन ईश्वर। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या है, दीर्घ ई। दीर्घ ई जब दीर्घ ई से मिली तो मिलकर क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया। तो नारी धन ईश्वर मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, नारीश्वर बनेगा। तो नारियों का ईश्वर कौन है, भगवान शिव को कहते हैं नारीश्वर। नारियों का ईश्वर है जो, स्वामी है जो, ठीक है ना। आगे समझिए, इसी प्रकार मैंने यहां पर लिखा राम धन ईश्वर। इसी प्रकार हम और क्या लिख सकते हैं, राम धन ईश्वर। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ई है। आ और ई क्या हो गया, आ और ई मिलके क्या हो गया, ए हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बन गया, रामेश्वर बन गया। तो भगवान श्री राम के ईश्वर हैं जो, किसको कहते हैं रामेश्वर, भगवान शिव को। राम माने भगवान श्री राम, ईश्वर मतलब स्वामी, राजा या स्वामी। भगवान श्री राम के ईश्वर हैं जो, कौन है, भगवान शिव है। तो रामेश्वर किसको कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण लेखन में परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन ये परिवर्तन हो किस में रहा है, स्वर में परिवर्तन हो रहा है। तो जब स्वर के बाद स्वर आ जाए तो स्वर के उच्चारण में भी और लेखन में भी परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ये बात तो चलो आपने समझ ली। अब बात करेंगे स्वर संधि के भेद की। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। बात करें अगर स्वर संधि के भेद की, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद कौन से होते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो स्वर संधि के जब 5 भेदों की बात करेंगे तो सबसे पहला भेद आएगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा भेद होता है गुण स्वर संधि। तीसरा भेद होता है वृद्धि। देखो क्रम भी यही रखना है आपको, क्रम भी नहीं बदल सकते, क्रम इसी प्रकार से ही होगा। पहले दीर्घ आएगी, फिर गुण आएगी, उसके बाद वृद्धि आएगी, उसके बाद यण आएगी और अंत में कौन सी संधि आएगी, अयादि स्वर संधि आएगी। तो संधि के कितने भेद होते हैं, विशेष ध्यान रखना। संधि के भेद की बात करें तो 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो सबसे पहली जो संधि होगी वो कौन सी होगी, इसका ध्यान रखना, दीर्घ स्वर संधि होगी। सबसे पहली संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है।
सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो दीर्घ स्वर संधि की चर्चा करेंगे। और दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है ध्यान से समझना। ए या आ के बाद समान स्वर क्या आ जाए, ए या आ, या फिर ए या ई के बाद में समान स्वर क्या आ जाए, ई या दीर्घ ई, अथवा उ या उ के बाद में समान स्वर क्या आ जाए, उ या दीर्घ उ। तो देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ए या आ के बाद में समान स्वर ए या आ जाए तो मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ आ। ई के बाद ई आ जाए तो लघु ई, या दीर्घ ई के बाद लघु ई या दीर्घ ई आ जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना इसका। ई या ई के बाद में ई या ई आ जाए तो दीर्घ ई, और उ या उ के बाद में उ या उ आ जाए तो मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ उ हो जाता है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। समान स्वर जब समान स्वरों से मिलते हैं तो वो मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, ध्यान देना। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं, यदि ए या आ, ई या ई, उ या उ अपने समान स्वरों से ही मिलते हैं। यदि ए या आ, ई या ई, उ या उ अपने समान स्वरों से मिलते हैं, अपने समान स्वरों से मिलते हैं तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसलिए इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसलिए इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अब इसके हम कुछ उदाहरण लिखते हैं, ध्यान देना। जैसे मैंने यहां पर लिखा परम धन अणु। अब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, ए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। सुरेंद्र कुलडिया जी, मेरी सुबह से शाम तक 6:15 बजे तक ऑफलाइन में क्लास होती है। 6:15 बजे जब मैं ऑफलाइन से फ्री होता हूं तो 7 बजे मैं आपकी ये क्लास लेता हूं, और रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेता हूं। इस वजह से, ठीक है ना। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना। देखो यहां पर दो, तो परम धन अणु, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या है, ए। ए जब ऐसे मिला तो मिलकर क्या हो गया, दीर्घ। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, परमाणु बना। तो परम अणु मतलब परमाणु। अब दोनों का अर्थ वही होना चाहिए जो परमाणु का है। परमाणु का मतलब क्या है, बहुत छोटा है जो अणु। तो परम माने परम, अणु माने छोटा अणु। तो परमाणु क्या है, बहुत छोटा है जो अणु, परमाणु हो गया। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार ए के बाद में जब ए आया तो मिलके क्या हुआ, दीर्घा हुआ। ए के बाद में ए आया तो मिलके क्या हुआ, दीर्घा हुआ। बिल्कुल नर धन अयन नारायण हो जाता है। आगे समझो इसमें, और जैसे मैंने आगे लिखा है यहां पर, पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। ए जब आ से मिलेगा, समान स्वर समान स्वरों से मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो समान स्वर, बिल्कुल ध्यान से समझो। बिल्कुल ये आपके लिए, चाहे 12th की हो आपकी क्लास या 10th की हो या कोई कंपटीशन की हो, सबके लिए उपयोगी। ध्यान से समझना। तो देखो पुस्तक धनालय मिला के लिखा तो क्या बना, पुस्तकालय बना। तो ए या आ के बाद में जब समान स्वर ए या आ आया तो मिलके क्या हो गया, दीर्घा हो गया। तो यहां पर ध्यान रखना है कि समान स्वर जब समान स्वरों से मिलते हैं तो वो मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है।
स्वतंत्रता यादव जी कह रही हैं कि सर ऐसे आप सुपर टेट की आगे की क्लास कब देंगे, पर अभी जो सुपर टेट एग्ज़ाम है, अच्छा सुपर टेट की आगे की क्लास, स्वतंत्रता जी एक बार मैं आज ये सर्च करता हूँ, एक बार पूछता हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा, पूछता हूँ। धर्मवीर जी कह रहे हैं सर वटो वृक्ष में बताओ, वटो वृक्ष में देखो क्या है, वटो वृक्ष में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, आप आगे जाते हो बहुत। वटो वृक्ष में जो संधि होती है वो कौन सी होती है, वटो वृक्ष नहीं होता, वट वृक्ष होता है। कौन सा होता है, वट वृक्ष होता है। और इसका संधि विच्छेद करते हैं तो वटो धन ऋक्ष होता है। ओ का हो जाता है अब, वह हो जाता है हलंत, तय हलंत हो गया, ओ का बना अब, वह हलंत हो गया, आगे आ गया वृक्ष। टै में ए मिला तो टै पूरा, और वह में री मिली तो वह पूरा मिला के लिखा तो वट वृक्ष बना। वटो वृक्ष नहीं, वट वृक्ष होता है। पुष्प धन इंद्र, पुष्पेंद्र बनता है। पुस्तक धनालय, पुस्तकालय होता है। तो यहाँ अभी हमने क्या पढ़ा है कि ए या आ के बाद में ए या आ जाए तो दीर्घा हो जाता है। तो अभी तो हमने सिर्फ स्वर संधि की शुरुआत करी है। इसके बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सारे नियम, बहुत सारे उदाहरण अभी आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल के लिए आपको जो होमवर्क है उसका ध्यान रखना। कल का जो आपका होमवर्क है इसको समझना, संधि का अर्थ क्या है, संधि के कौन कौन से भेद होते हैं, स्वर संधि के कुल भेद कौन कौन से हैं, संधि और संयोग में अंतर क्या होता है, और दीर्घ स्वर संधि को स्पष्ट करें। ये आपका कल का होमवर्क है, गृह कार्य है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।